नमस्ते दोस्तों प्रस्तुत है जीवी उपन्यास का छठा प्रकरण दूसरे को सौंप दिया। कान्जी जीवी से पक्की तो कराया, पर पीछे से उसका जी कचा गया। नहीं, मैं जाकर उससे मना ही कराऊंगा। यह तो मूर्ख ही है ना, उसे अच्छा नहीं लगता था तो मना क्यों नहीं कर दिया। यह भी क्या कोई खेल है, यह तो जन्म भर का गठबंधन है। फिर उसका अपना ही जी उसे धिक्कार रहा था। इतना ही ज़्यादा सयानापन था तो उसी वक्त चलते वक्त ही मना करके आना था। उस वक्त कह दिया होता कि मैं तो सिर्फ तेरी परीक्षा लेने आया था, तो अब ये दोबारा जाने की इल्लत तो न रहती। लेकिन सच पूछो तो अब उसे जीवी से मना करके आने की हिम्मत न होती थी। दूसरी ओर ऐसा भी होता, नहीं, ये कैसे कहा जा सकता है कि उसे अच्छा नहीं लगता। और यदि ऐसा होता भी तो जिसने बूढ़े बाप के मुंह पर मना कर दिया, उसे मेरे आगे मना करने में क्या देर लगती। उस पर मेरा कोई अधिकार थोड़े ही था। यह तो राह चलते का प्रेम है, लेकिन यह तो उसे भी अच्छा लगता होगा ना। माँ बाप से छिपकर आने की बात ही जरा खटकती है। नहीं तो वह उल्टी खुश हुई होगी। सौतेली माँ के शिकंजे से छूटेगी सो अलग। वह उसे पसंद ही न आया होगा ना। और कौन जानता है कि उसकी अपेक्षा ये धूलिया वाला अधिक अच्छा न होगा। बार बार जाने से लोगों को पता चल जाएगा तो बेचारी 20 से आने का विचार होने पर भी रह जाएगी और जन्म भर के लिए कलंक लगेगा सो अलग। इस प्रकार विचार करके उसने निश्चय किया, उसे न आना होगा तो धनतेरस के दिन ही न आएगी। इसी से पता चल जाएगा कि उसे नहीं रुचता। एक चक्कर लगाना पड़ेगा, यही न। और इन सब विचारों के अंत में उसने हीरा से इस प्रकार बात करने का निश्चय किया जिससे कि अब तक की बात गोलमोल रही। लेकिन तू कर क्या आया? हीरा के इस तीसरी बार किए गए सवाल का जवाब देता हुआ वह बोला, तू पूछ कर मुझे चिढ़ा रहा है, पर अभी बात पक्की नहीं हुई हीरा। लेकिन अपनी कच्ची बात ही बता। मना किया तो वैसा कह, आज से उसकी चर्चा ही छोड़े। वह धूलिया तो मेरी जान खा गया है। कान्जी को इसका पूरा भरोसा था कि जीवी आएगी, तो भी वह अपने गोलमोल बात करने के विचार को जैसे भूल न गया हो, ऐसे उदास भाव से बोला, हीरा, जीवी के मुंह में कपड़ा ठूंसकर यहाँ लाने को तैयार हुए तो हैं, पर। हीरा बीच में ही बोला, मुंह में कपड़ा ठूंसकर कैसे, क्या ज़बरदस्ती लानी है? और आंखें फाड़कर कान्जी की ओर देखने लगा। ज़बरदस्ती जैसी तो है ही, मैंने कहा इसलिए वह कुछ कहने लायक तो रही नहीं। वचन मांग लिया, यह मुंह में कपड़ा ठूसने जैसा तो है ही, कहकर कान्जी होंठ चबाने लगा। लेकिन उसने आने की हामी तो भरी है ना? हीरा ने जरा प्रसन्न होते हुए कहा। हामी भी भरी है और धनतेरस की शाम को उस महुए के नीचे आने की पक्की भी कर दी है, तो फिर क्या परवाह है। लेकिन इतने दिन से बात बताने में क्या तेरा कुछ घटा जाता था? वह बेचारा धूलिया पेट भरकर खाता तो सही। तू भी अजीब है कान्जी, कहकर हीरा कान्जी की ओर देखता हुआ मुस्कुराने लगा। कान्जी को चुप देकर वह फिर बोला, परसों ही जाना है, तब तो आज 11 हो गई, दिन छिपे ही चलेंगे न। यह परसों शब्द जैसे कान्जी के हृदय में जाकर लगा। आज तक अपनी जान पड़ती जीवी परसों पराई हो जाएगी, और वह भी जन्म भर के लिए। उसकी ओर देखने तक का अधिकार न रहेगा। क्षण भर के लिए तो उसने सोचा, मैं ही उसे घर में डाल लूँ तो इसमें बुरा ही क्या है। और जैसे अपने इस मूर्खतापूर्ण विचार पर ही हंस रहा हो, ऐसे एक बाहरी सांस लेकर हंसा और बोला, धनतेरस को जाने का तो पक्का ही है। और इस डर से कि कहीं ज़्यादा बात न निकल आए, हीरा से अलग होते हुए कहा, कब चलेंगे? ये कल निश्चय करना है। फसल काटने का काम पूरे जोर से चल रहा था। विचारों में डूबा हुआ कान्जी मक्का की खड़ी फसल को देखते देखते ऐसे आड़े गिराई दे रहा था जैसे अफीम खाकर काम में जुटा हो। लेकिन दोपहर को खाने के लिए आया हुआ कसार गेहूं का मीठा दलिया जिसमें ऊपर से घी डाला जाता है, कान्जी के गले नहीं उतर रहा था। खाने का बहाना सा करके हुक्का भरा और कुछ सोचने लगा। धुएं के साथ आहा भरकर बड़े भाई को हुक्का देते हुए कहा, तब तो आज रात को तुम यहीं सो रहना बड़े भैया। बड़े भाई के बैठने का ढंग अलग ही था। जहाँ बैठते वहाँ पिछोरा या फिर धोती कमर और पैर की पिंडलियों के चारों ओर लपेटकर आराम कुर्सी बनाकर ही बैठते। आज भी ऐसे ही बैठे थे। हुक्का हाथ में लेते हुए पूछा, तू क्या कहीं हुड्डा गाने जाएगा? हाँ, आज शायद पहली बार ही कान्जी बड़े भाई के सामने झूठ बोल रहा था। हुड्डा होता है दिवाली के दिनों में गाए जाने वाला गीत। अच्छी बात है, लेकिन उस खेत में कुछ डर जैसा
लेकिन यह तो मूर्छा से कह दूंगा, रात को एका चक्कर मार आएगा, और तू भी कोई सारी रात तो हुड्डा गाएगा नहीं। जब आवे तब एक आध चक्कर उधर मारते आना, देखना कहीं पूरी रात मत लगा देना। काम की ऐसी भीड़ है, जागरण करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। नहीं रे, ये तो आज धनतेरस है इसलिए, कहकर या तो इसलिए कि इस असत्य को बहुत देर तक लंबाने की इच्छा न हो, या अन्य किसी कारण से कांजी पूरा हुक्का पीने भी न बैठा। बैठ, पूरा हुक्का तो पी, काम तो जन्म भर का है, कहते हुए बड़े भाई ने खड़े होते हुए कांजी के आगे हुक्का रख दिया। इतने में ही सामने वाले खेत से हीरा आ गया। हुक्का पीकर वह भी कांजी के पीछे चला। कुछ पूछने के लिए आया हुआ सा जानकर कांजी के बिना पूछे ही कहा, कुछ देर बाद मुझसे मिलना। अच्छा। दिन छिपने में थोड़ी देर थी। हीरा और कांजी दोनों इकट्ठे हुए। हीरा ने पूछा, हम 2 ही जाने जाएंगे ना? उस नाई वाले को भी चलने दो साथ, रोटी खानी है तो उसे खानी है, हम अकेले जान जोखिम में क्यों डालें? लेकिन उसे साथ लेने में तो उल्टी जान की जोखिम और ज़्यादा है। इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन सोच तो सही कि अगर पकड़े गए तो वह तो साथ चाहिए ही। हीरा को भी ये ठीक जचा। तो ले, मैं उसे खबर किए देता हूँ। और हाँ देख, एक काम कर, मेरे घर से तलवार ले जाकर अपने घर पर रखा। मैं लेकर निकलूँगा तो घर में संदेह हो जाएगा और बड़े भाई को मालूम पड़ जाएगा तो फजीता होगा। अच्छी बात है, कहकर हीरा गांव की ओर चला गया। डूबते हुए सूरज की ओर देखता हुआ कान्हजी काम को बीच में ही छोड़कर मचान पर बैठा था। बड़ी देर तक ऐसे ही बैठा रहा। घिरते अंधेरे पर नज़र पड़ते ही मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ता भगवान। कौन कह सकता है कि मैं जो ये कह रहा हूँ सो ठीक है या गलत? इस प्रकार सोचता हुआ वह खड़ा हुआ और बड़बड़ाया, जैसा तू कराता है वैसा ही मैं करता हूँ। इस समय कान्हजी बिल्कुल लाचार बन गया था। मस्तिष्क में घूमते हजारों विचारों ने उसे घबरा दिया था। उसे कुछ सूझता न था। गांव के नाके पर ही हीरा से भेंट हुई। अच्छा, अब कितनी देर है? अभी तो तूने खाना भी नहीं खाया। अंधेरी रात में 8 कोस। तुम 2 जने तो चलो, लड़ आ आम के पास ठहरना। लड़ आ आम, आम का ऐसा पेड़ जिसके फल लड्डू जैसे गोल होते हैं। मैं ये आया, खाने की कोई इच्छा नहीं, इसलिए बहुत देर न लगेगी। साफा तो यही चल जाता, पर जूतों के बिना नहीं चल सकता। अलग होते हुए फिर कहा, तुम चलो मैं आता हूँ। घर जाकर सिर से फटा हुआ साफा उतारा, इधर उधर से देखकर चलेगा जैसा कुछ बड़बड़ाकर दूसरे हाथ पर थोड़ा सा झाड़ा और फिर लपेट लिया। किवाड़ के पीछे पड़े जोड़े को निकालकर पहन लिया और मैं खाऊंगा नहीं भाभी कहकर चल दिया भगत जी के घर की ओर। भगत जी अभी अभी खेत से आए थे। आंगन में पड़ी खाट को बिछाकर साफे का तकिया बनाए, पैर पे पैर चढ़ाए आकाश की ओर देखते लेटे थे। चौसेरी जोड़े से खड़क खड़क आवाज़ करते हुए आने वाले कान्हजी को सामने देखा। एक और खिसक कर जगह की। कान्हजी को खड़ा देखकर कहा, बैठ जा न। कितनी देर के लिए? कहता हुआ कान्हजी बैठ गया। इधर उधर नज़र डालने के बाद बोला, मैं तो तुम्हारा आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। किस बात का? कहकर भगत जी कान्हजी के उतरे हुए मुंह की ओर देखने लगे। हीरा ने तुमसे कहा तो होगा, कहकर नीरस हंसी हंसते हुए आगे बोला, तुम्हारे इस पड़ोसी के लिए औरत लेने जा रहे हैं। भगत जी को चुप होते देखकर कान्हजी ने पूछा, चुप कैसे हो गए भगत जी? क्या तुम्हें यह अच्छा नहीं लगता? क्या पागल हो गया है? मुझे क्या है जो अच्छा न लगेगा? तब लो आशीर्वाद दो तो मैं उठूँ, कहकर कान्हजी सावधान हो गया। भगत जी को कुछ मुस्कुराते देखकर पूछा, क्यों दोगे न? न जाने क्यों आज कान्हजी को कुछ भय लग रहा था। किसका? यह तो वह खुद भी नहीं जानता था, इसलिए तो वह और भी घबरा रहा था। लेकिन भले आदमी, अच्छे काम में आशीर्वाद की आवश्यकता ही क्या है, और बुरे काम के लिए तो जानता है कि कोई आशीर्वाद देगा ही नहीं। कान्हजी का मुंह उतर गया। तुम्हें कैसा लगता है भगत जी? वह खुद भी नहीं जानता था कि वह अच्छा कर रहा है या बुरा। इसमें ऐसा क्या है जो मुझे बुरा लगेगा कान्हजी? कहते हुए भगत जी बैठे हो गए। कान्हजी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, जाओ फतेह करो। आन गाँव की बात है, ये ध्यान रखना और होशियारी से काम करना, और यदि किसी को जरा भी संदेह हो तो तुरंत वापस लौट आना। अच्छा तो अब उठ, देर मत कर, कहकर भगत जी भी खड़े हो गए। कुछ दूर तक कान्हजी के साथ गए। विदाई देते हुए हिम्मत बंधाई। गरीब का घर बसाने के बराबर कोई पुण्य नहीं है कान्हजी, इसमें तो भगवान भी सहायता के लिए आएंगे, इसलिए कोई चिंता न करना। ठीक है भगत जी, यह तो हमने कोशिश भर की है। सामने वाले की तकदीर थी कि काम बन गया, नहीं तो हम उसमें क्या कर सकते थे।
और अब भी हो जाए तब समझना कि हो गया, कहकर कांजी अच्छा तो जाता हूँ कहता हुआ चल दिया। अंधेरे में खड़े भगत जी कितनी ही देर तक कांजी की पीठ की ओर देखते रहे। अब तक उनकी समझ में यह तो आ गया था कि जीवी से कांजी का दिल मिल गया है, लेकिन आज कांजी को देखकर जैसे इससे भी कुछ अधिक समझ में आ गया हो। ऐसे लौटते हुए बड़बड़ाए, सब मायाएं देखी हैं भगवान, पर इस औरत की माया तो कुछ अजीब ही है। भगत जी से अलग होकर कांजी थोड़ी ही देर में निर्दिष्ट स्थान पर आ पहुंचा। सिर से साफा उतारते हुए दूल्हा की ओर देखकर बोला, अभी दूल्हा बनने में देर है दूल्हा भाई, अभी तो होली में कूदने निकले हो। ये साफे का छोर जरा ठोड़ी से लपेट लो, कहकर स्वयं भी डांटा बांधने लगा। धोती की कांच अच्छी तरह मारते हुए हीरा से पूछा, मेरी तलवार लाया है न? डांटा बांधते हुए दूल्हा बोल उठा, ये रही, और कंधे से तलवार उतारते हुए आगे कहा, ये तो भाई तुम्हारे ही हाथ में शोभा देती है, हमारे लिए तो लाठी ही ठीक है। लाठी चलाना न आवे तो कोई बात नहीं, पर संभालना तो आना ही चाहिए। हीरा बोल उठा, हाँ भाई, नहीं तो कहीं ऐसा न हो तेरी लाठी से तेरा और साथ ही हमारा भी कचूमर निकल जाए। मुहूर्त के समय ही ऐसा अपशगुन क्यों करते हो, कहकर दूल्हा ने जमीन पर पड़ी लाठी संभाली। माकड़िया हनुमान, हनुमान को दिया गया स्थानीय नाम। माकड़िया हनुमान जैसा अपना रक्षक है, कहकर उत्तर दिशा में स्थित हनुमान की ओर मुँह किया। लाठी को दोनों हाथों के बीच में रखकर ही हाथ जोड़े, बड़बड़ाया, हे मेरे मालिक, अगर काम बनाकर राज्य खुशी लौट आऊँगा तो 5 नारियलों का तोरण बधाऊँगा और तेरे थान पर 5 ब्राह्मण जिमाऊँगा। और हमें नहीं क्या, कान्ह जी ने आगे बढ़कर कहा। तुम्हें क्या नहीं, दूल्हा ने आगे कहा, तुम्हें तो जन्म जन्मांतर तक जिमाऊँ तो भी कम है। हीरा बोला, जन्म जन्मांतर तक तो तू जिमा चुका। हाँ, लड्डू की जगह दूध में मिली उसके हाथ की रोटी ही एक बार खिला देगा तो बहुत है, क्यों कान्जी? बस बस इतना ही बहुत है, कान्जी भी बोल पड़ा। ये तो उसके ले आने के बाद की बात है, कहकर दूल्हा भंगड़ी की भांति प्रलाप करने लगा। अरे हीरा भाई, तू क्या बात करता है? एक बार तू मुझे घर बार वाला बना दे, फिर देख मजा। रोज की चाय पिलाई जाती है कि नहीं? अरे दोस्त, घर का काम छुड़वा कर भी तेरे जैसों के खेत में काम करने भेजूंगा, ये एहसान क्या कोई भूलने लायक है? और कोई दूसरा भले ही भूल जाए, पर ये धूलिया, यह तो सबसे अलग ढंग का आदमी है, समझे? कान्ह जी को दूल्हा की यह चापलूसी तनिक भी अच्छी नहीं लगती थी। अच्छा तो अब चुप रह, रात के वक्त कोई सुन लेगा, कहकर उसे चुप करा दिया। तीनों जने चुपचाप ही चल रहे थे। तारों से भरा आकाश मंद मंद मुस्कुराता सा जान पड़ता था, जबकि पृथ्वी सिर पर इतने दिए जगमगा रहे हैं, फिर भी मेरे घर में अंधेरा जैसा मौन प्रसन्न पूछती हुई विचार मग्न सी दिखती थी। लंबे डंग भरते कान्ह जी और हीरा के मोची की सिलाई वाले जूते चरमर कर रहे थे, जबकि गांव के चमार के बनाए दूल्हा के फटे हुए जूते का तला फटाक फटाक कर रहा था। कान्ह जी तो सिर झुकाए ऐसे चल रहा था जैसे किसी धुन में हो, पर हीरा का ध्यान दूल्हा के जूतों ने ही खींचा होगा। पूछा, चलता है कि नहीं दूल्हा? हाँ हाँ तुम चलो, कहते हुए दूल्हा ने अपने और हीरा के बीच पड़े 8-10 कदम के फासले को झट से दौड़कर पार कर दिया। कान्ह जी ने मन में सोचा, आज तो यदि 8 कोस के बदले 80 कोस की बात हो तो भी क्या दूल्हा ना कहेगा? इसके बाद फिर निस्तब्धता छा गई। पैरों के जूते मानो कह रहे थे, 1 2 3, 1 2 3। बच्चों वाले घर में तो अभी घर का काम भी ना निपटा होगा कि वे लोग उस महुए के पास आ खड़े हुए। कुछ देर बाद कान्जी को लगा कि इस स्थान का निश्चय करने में उसने बड़ी भूल की है। यदि दोनों नाकों को घेर लिया गया तो बच निकलना मुश्किल हो जाएगा। आज उसे अपने चारों ओर भय ही भय दिखाई देता था। हीरा का भी ध्यान गया। बाड़ पर सब तरफ नज़र डालकर बोला, मैं अभी आता हूँ। उस बाड़ पर पीपल है, देखता हूँ यदि उस पर चढ़ा उतरा जा सकता हो तो, नहीं तो अंत में इस थूहड़ के गढ़ को काटकर निकाल भागने को जगह तो कर ही लेनी होगी। हाँ हाँ भाई, सावधानी अच्छी, दूल्हा बोल उठा। कान्ह जी 2-2 आदमियों के जितनी ऊंची थूहड़ के बीच खड़े पीपल के पास गया। एक आदमी की ऊंचाई पर जाकर 2 भागों में बटे और फिर मुड़कर एक तना हुए पीपल को बारीकी से देखने के बाद कान्ह जी ने तलवार निकाली। तने के आगे से थूहड़ के डंडे काटकर रास्ता साफ किया और पीछे मुड़कर हीरा से कहा, अब कोई परवाह नहीं, पीपल का तना ही ऐसा है कि इसमें से आसानी से आर पार निकला जा सकता है। तने के आगे के डंडे भी काट डाले हैं। अच्छा,
कहते हुए हीरा के बीच में धूला बोल उठा, ये अच्छा किया कान्हा भाई, सावधान रहने में ही। पर हीरा ने उसे कोहनी मारकर बोलने से रोक दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे कान्हा जी की अकुलाहट बढ़ती गई। कान लगाए बैठा था, पर आज तो उसे अपने कानों का भी पता नहीं था। कभी किसी आदमी का बोल तो कभी पैरों की आहट भी सुनाई देती थी। दिशाओं की अदला बदली हो गई थी। उसे अपने ऊपर हंसी आ रही थी। मन में रोया। भयभीत को सर्वत्र भय ही दिखाई देता है, परंतु इतने में ही हीरा बोला, पीछे से कोई आ रहा हो ऐसा लगता है कान जी। कान जी को संदेह तो था ही। थोड़ी देर कान लगाने के बाद बोला, उठ हीरा, इस बाढ़ के उस पार निकल चलें। फिर कोई परवाह नहीं, खेतों में अरहर है, इसलिए किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। आवाज़ पास आ रही थी। पीपल के पास पहुंचते ही कानजी ने धूला से कहा, इस छेड़ी में होकर उस पार निकल जा। छेड़ी मतलब किसी घनी झाड़ी या बाड़ को काटकर आदमी के आने जाने लायक बनाई गई जगह को छेड़ी कहते हैं। इस छेड़ी में होकर उस पार निकल जा। मैं पहले तुम में से मर रांड के, कहकर कानजी ने तने से लटककर अपने को ऊंचा उठाया। सांप की भांति आर पार निकल गया और आहिस्ता से उस ओर कूद गया। तलवार निकालकर उस ओर के भी डंडे साफ करता हुआ बोला, हीरा चल उस धूलिया को भी चढ़ा दे। धूला को भी लगता था कि अब तो खुद निकलने में ही मजा है। हीरा ने सहारा देकर छेड़ी तक पहुंचाने में मदद की। धूला का सिर तो उस ओर निकल चुका था, पर कंधे फंस गए थे। वह घबराया। उसने ये सोचकर कि निकला नहीं जाएगा, कोशिश करने में भी कुछ कमी कर दी। आदमियों की आवाज़ और भी पास आती जा रही थी। हीरा ने कहा, अरे जोर लगाकर निकल जा, यही नहीं कि जरा छिल जाएगा, लेकिन ऐसे तो तू हमारी भी आफत बुलाएगा। ले मैं धकेलता हूँ, एक के बदले सबको मारेंगे, जरा जोर लगा। धूला का शरीर पसीना पसीना हो गया था। बोला, लेकिन भाई साहब नहीं। हीरा को गुस्सा आया। अरे जरा जी कड़ा करके, नहीं तो तेरे काका के ये आए। लेकिन माई बाप, इन दोनों जनों की बकझक सुनते हुए कान्हा की आंखें इस घनघोर अंधेरे में भी तारे जैसी चमक उठी। उसने देखा कि आने वाले आदमी झरने के किनारे लगभग चढ़ चुके हैं। घड़ी आध घड़ी में तो यहाँ आ पहुँचेंगे। उसे धूलिया पर बेहद गुस्सा आया। औरत करने आया है यह? बड़बड़ाते हुए वह आगे बढ़ा। निकलता है कि नहीं, कहकर धूला के पास आते आते तो कंधे से तलवार उतार ली। तो देख मजा, कहकर सर्र करके खींची। तानते हुए बोला, तो पर उससे पहले ही, नहीं माई बाप यह, कहते हुए धूला के कंधे फट से बाहर आ गए। कुछ कुछ कांपता हुआ कांजी जैसे होश में आ गया हो, ऐसे सोच रहा था। अगर यह इस प्रकार न निकला होता तो गजब हो जाता कि नहीं। सचमुच मैं तो इसे काट ही डालता। उसका अंग अंग पसीने से भीग गया था। धूला के पीछे उतरकर आने वाले हीरा का भी जैसे उसे भान न था। उसका धड़कता हुआ हृदय तो जैसे अब भी यह कह रहा था, गजब कर डालता। रास्ते पर आने वाले 4-5 आदमी कोई राहगीर से लगे। वे जैसे आए वैसे ही बातें करते हुए चले गए। तीनों ही को एक प्रकार की शांति सी मिली। धूला का कलेजा तो अभी तक धक धक करता धड़क रहा था। कान्हा जी की ओर देखकर पूछा, ओ कान्हा भाई, सच बताना, यदि मुझसे न निकला जाता तो क्या तुम मेरा सिर ही काट डालते? इसे काटने में क्या कोई देर लगती? उठाई तो थी, देर तो बस चलाने भर की थी, कहकर कानजी ने एक लंबी सांस ली और कहने लगा, बच गया, जा घर जाकर प्रसाद बांटना। नहीं नहीं, सच कहो कान्हा भाई, क्या मुझे मार ही? इस सब को मजाक समझते हुए हीरा बीच में ही बोला, क्या तू मूर्ख है? अभी तू चोरों की बात ही नहीं जानता। अब तो तू अकेला ही मरता, पर यदि तुझे जीता छोड़ जाते तो तेरे साथ हमारी भी मौत थी। इसलिए यदि तू न निकला होता तो तेरा सिर तो हम लेते ही जाते। यह सुनते ही धूला फिर कांप उठा। मन ही मन में कहा, भी मौत के मुंह से बच गया। कान्हा से उसे डर तो पहले ही लगता था, पर इस समय तो उसे यम जैसा लगने लगा। हीरा का भरोसा भी कम हो गया। मन को भी लगा, मरी साली औरत, न आवे तो न सही, राजी खुशी घर पहुंच गया तो समझूंगा कि गंगा नहा आया। तुम दोनों यहीं बैठो हीरा, मैं उस पार जाकर देखता हूँ, आएगी तो बुला लूँगा, कहकर कान्हा जिस रास्ते से आया था उसी से पार चला गया। हीरा से दिल खोलकर बातें करने का मौका मिलते ही धूला ने कहा, चाहे जो कर हीरा भाई, पर मुझसे इस छेंडी से वापस नहीं जाया जाएगा। हीरा को धूला पर बेहद गुस्सा आ रहा था। ये साला तो ऐसा है कि किसी समय सिर ही उड़वा दे। ऐसा ही हुआ करता था। दांत पीसते हुए कहा, बिना बोले चुप रहे आप।
लेकिन माई बाप मुझसे। दूल्हा की आवाज़ बिल्कुल ढीली थी। अरे लेकिन तू चुप तो रह, अभी निकलने का वक्त तो आने दे। तो अच्छा भाई साहब कहकर दूल्हा भी चुप हो गया। कान्हा जी महुए के पास आकर खड़ा हो गया और ध्यानपूर्वक गांव से आने वाले रास्ते की ओर देखने लगा। ठेठ छोर पर एक काली छाया दिखाई दी। बड़ी देर तक तो उसे यही लगता रहा जैसे वह छाया जहाँ की तहाँ खड़ी हो, पर अंत में उसकी समझ में आया कि वह छाया धीमी चाल से उसी ओर आ रही है। कान्हा जी का दिल धड़क उठा। उसे विश्वास था कि ये जीवी ही है। बिना देखे ही उसकी सौम्य मूर्ति आंखों के आगे नाचने लगी। प्रश्न पर प्रश्न उठे। आकर वह क्या कहेगी? मना तो न करेगी? फिर लगा मना कर दे तो और भी अच्छा, नहीं तो मैं ही उसे वापस जाने को कहूँगा। उसी धीमी चाल से चलती जीवी महुए के पास आकर खड़ी हो गई। कान्हा जी के ढाटे वाले वेश को देखकर शायद वह पहचान नहीं पाई। पूछा, कौन है? आवाज़ में भय का नामो निशान तक न था। आ पहुँची? कहता हुआ कान्हा जी उसके समीप आ गया। जीवी से कुछ पूछ गूछ करने का विचार आने से पहले ही वह आगे बढ़ती और बोलती सुनाई दी। अकेले ही हो या और भी कोई है? कान्हा जी ने एक लंबी सांस लेकर और ही बात कही। जरा इधर आकर खड़ी हो जा, मैं उन दोनों को बुला लाऊं। वे दोनों कौन हैं? कहाँ हैं? ये कुछ भी न पूछकर जीवी रास्ते के एक ओर हटकर खड़ी हो गई। कान्हा जी की पत्थर और चलो जैसी धीमी आवाज़ कान में पड़ते ही दूल्हा ने वह आई है क्या जैसी स्वाभाविक बात ने पूछकर कहा, हीरा भाई भाई तो मुझे किसी और जगह से। गुस्सा तो ऐसा आता है कि यहीं का यहीं फैसला कर डालूं। बड़बड़ाते हुए हीरा ने बाड़ के पास आकर कहा, तुम चले जाओ, हम उस तुहड़ के पास निकलेंगे। और बाड़ के सहारे सहारे चलने लगा। कुछ दूर चलकर तलवार निकाली, 2-4 हाथों में ही रास्ता साफ किया। बाहर निकलते हुए दूल्हा ने कान्हा जी के पीछे पीछे आती छाया को देखा। जैसे कोई छोटा बालक खिलौना देखकर खुश हो उठता है, ऐसे दूल्हा खुश हो उठा। उसका मुख, उसका रूप रंग देखने की तीव्र लालसा जाग उठी। जैसे कोई नई बात कह रहा हो, ऐसे हीरा के बगल में आकर बोला, वह तो आई है ना? हीरा ने दूल्हा को कड़ी नज़र से देखा। उसे दूर धकेलता हुआ बोला, चलना हो तो यूं दूर हटकर चल, चुपचाप। दूल्हा पर उसे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है, ये तो हीरा की समझ में भी नहीं आता था। दूल्हा के मन में भय समा गया। ये तीनों ही मिलकर रास्ते में मेरा काम तमाम तो नहीं कर डालेंगे? मार कर गाड़ दें तो पता लगाने वाला भी कौन है? और यदि पीछे से गांव वालों का डर न होता तो इसमें भी संदेह न था कि वह इन तीनों से काफ़ी फासला रखकर चलता। जीवी की चाल के हिसाब से कान्हा जी को बिल्कुल धीरे धीरे चलना पड़ रहा था। इससे ऊब भी आती थी। कुछ रुक कर जीवी से तो नहीं, पर हीरा से कहा, अरे जरा जल्दी चलो, ऐसी चाल से कब तक रास्ता कटेगा? दूल्हा झट से, हाँ हीरा भाई कहता हुआ आगे हो लिया। हीरा को तो कुछ हंसी भी आ गई। वे दोनों जीवी से आगे तो हो गए, पर वह कोई पागल नहीं था कि मेड़िया बैलगाड़ी में जुए में जुते 2 बैलों के अतिरिक्त आगे 1 अथवा 2 बैल और जोत दिए जाते हैं, वे मेड़िया कहे जाते हैं। मेड़िया के जोर के पीछे खींची आवे। कान्हा जी के लिए भी यह संभव नहीं था कि इस अंधेरी रात और ऐसी स्थिति में जीवी को दूर रखकर उससे आगे निकल जाए। वह मन ही मन खींच रहा था, यदि ऐसा ही था तो तुझसे किसने ज़बरदस्ती हाँ कराई थी? उसी वक्त मना कर दिया होता। और अब भी क्या बिगड़ गया है? कहे तो वापस छोड़ आऊँ? परंतु इस सारे गुस्से को घोलकर पीते हुए कहा, अच्छा जरा कदम बढ़ा, लेकिन तुम खुद चलो न, मैं अपने आप आती हूँ पीछे पीछे। क्या तुझे छोड़कर हमसे जाया जाएगा अंधेरी रात? मुझे तो मौत भी नहीं आती, कहकर जीवी ने कान्हा जी की ओर देखा। लेकिन तू इसमें ऐसी गुस्सा क्यों होती है? कहकर कान्हा जी कुछ देर रुका और आगे बोला, ऐसा था तो घर से निकलते ही नहीं। झक मार कर निकली। जीवी की आवाज़ और शब्दों में निहित रोष, खीज, लाचारी और निराधारता के बावजूद उसकी दृढ़ता को तो वही समझ सकता था जो सच्चा प्रेमी हो। कान्हा जी सहसा रुक गया। जीवी की ओर 2 कदम पीछे लौटता हुआ बोला, सच कहता हूँ जीवी कि यदि तेरी इच्छा न हो तो तू इसलिए जा रही हो कि मैंने तुझसे कहा है, तो जा वापस लौट जा। जैसे मैं तुझे लाया हूँ वैसे ही तेरे घर तक छोड़ आऊँगा। अच्छा अब चलो चुपचाप, सियानापन किए बिना, कहकर जीवी ने मीठी झिड़की से भरी आंखों से कान्हा जी को देखा। देखो फिर, कहकर आगे कदम बढ़ाया। कान्हा जी ने हाथ आड़ा करते हुए कहा, नहीं खड़ी रह, देख अब भी समय है। वह जो ठिगना जाता है सो क्या तुझे पसंद आएगा? जो कुछ कहना हो सो साफ साफ कह दे, बाद में यदि मुझे दोष देगी तो ठीक नहीं होगा। जिस समय वचन लेने आए थे उस समय क्या तुम्हारी अक्ल चरने चली गई थी?
जो अब ये सब पूछ रहे हो? अच्छा चलो आगे बढ़ो, कहकर जीवी ने कान्जी को जरा धकेला। क्षण भर के लिए तो कान्जी को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि जीवी को मारकर स्वयं भी मर जाए। एक निश्वास छोड़कर होठ काटता हुआ जीवी के पीछे चलने लगा। तेरस की अंधेरी रात ऐसे बीत रही थी जैसे पूरे यौवन पर हो। आसपास का जंगल ऐसा स्तब्ध था जैसे इन रात के मुसाफिरों की ओर शंका भरी दृष्टि से देख रहा हो। जंगल में घूमने वाले शियार भी इन लोगों को देखकर दबे पैरों पीछे लौट जाते। पीछे आने वाले कान्जी और जीवी एक बड़े पेड़ के नीचे से गुजरे कि एक उल्लू ने घू की आवाज़ की। कान्जी के हृदय में भय की नहीं, प्रत्युत अपशकुन की एक हल्की सी कपकपी छूटी। एक तीव्र आवेग के साथ विचार आया। वाक्य गले तक आकर रुक गया। अच्छा चल, दाहिनी ओर मुड़ जा, भाग चलें, कहीं न कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। और ये शब्द जैसे जीवी से कह दिए हों, ऐसे भ्रम में पड़कर बोला, सच कहता हूँ, समय है, अब भी लौट जा। किसका? उसी आवेश में कान्जी बोला, किसका किसका किए बिना लौट नहीं हो, कहकर जीवी को बाँह पकड़कर कुछ दाईं ओर घुमाया। स्थिति स्थापक जैसी जीवी से विवशता भरे स्वर में फिर कहा, ठीक कहता हूँ, समझी, मान जा। मुझे और स्वयं अपने को क्यों धोखा देती है, क्यों कलंकी बनाती है पगली। एक बार नरक में चले गए तो फिर निकलना नहीं हो सकेगा, समझी। ठीक कहता हूँ, अब भी समय है। कान्जी के सयानापन पर अविश्वास करती हुई जीवी क्रोध के साथ आगे बढ़ी और बोली, चलना हो तो चुपचाप चलो, नहीं तो आओ पीछे अकेले अकेले। एक बार तो कान्जी हतप्रभ हो गया, लेकिन जैसे जैसे रास्ता कटता गया वैसे वैसे उसका सयानापन भी पीछे छूटता गया। जीवी का तेजी से आगे निकलना उसे अच्छा लगने लगा। चेहरा भी कुछ खिला। माँ बाप का घर छोड़ना पड़े और वह भी यूं चुपचाप तो दुख तो होगा ही, अन्यथा यदि उसे न आना होता तो क्या वह घर से निकलती। मुझ मूर्ख ने उससे भाग जाने को कहा, लेकिन वह बेचारी जानती है कि इसके पीछे भाई भौजाई का झंझट है, और वह यदि परदेश में भी पहुंच गया तो कौन सी हुंडी कमा लेगा, कुत्ते की तरह भटक भटक कर मर जाएंगे। इस प्रकार विचार करते करते वह इतना सावधान हो गया था कि 2 क्षण पहले उठे हुए अविचार का ध्यान आते ही कुछ कांपने भी लगा। उसने मन ही मन जीवी का उपकार भी माना। ऐसे ही एक प्रसंग की चर्चा के समय भगत जी द्वारा कही हुई उस दिन की बात उसे याद आई और उसने मन में सोचा, सच है, जवानी के जोश में अंधे होकर भाग तो जाएं, पर कितने दिन को। जवानी का रंग उड़ते क्या देर लगती है। उसके बाद तो जीवन भर सांप निकलने के बाद लकीर पीटने की तरह आदमी के पास पश्चाताप करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रहता। हीरा तथा धूला दोनों जने काफ़ी आगे थे। किसी सिंह की छाया के नीचे पड़े शिकार की ओर आसपास की झाड़ियों में लुक छिपकर ताकने वाले चीते के समान भय और लोलुपता से पीछे देखने रहने वाले धूला ने अपने को रोकने में असमर्थ पाकर कहा, वह आने में आगा पीछा करती जान पड़ती है हीरा भाई। धूला मुड़ मुड़ कर पीछे देखता था। यह देखकर हीरा को कुछ गुस्सा तो पहले से ही था, अब तो वह अवसर मिला तो बोला, तू खुद तो चुपचाप चल, पीछे लौटकर भी क्या तुझसे हो सकता है। तब तक कान्जी तेरे अनुकूल है, तब तक तुझे कोई फिक्र नहीं। धूला ने प्रसन्न होकर कहा, इसलिए तो काना भाई ने उसे आगे कर लिया जान पड़ता है। और चुप रहना उचित लगने पर भी बोल पड़ा, एक बार मेरे घर में आ जाए फिर तो। हीरा ने कहना चाहा, यदि कहीं इस समय तेरा भाई कान्जी सुन ले तो हो सकता है तेरे घर में डालने का विचार ही छोड़ दे। पर यह प्रकट न करते हुए उसने धूला को आंख दिखाते हुए कहा, तू अपनी जात बताए बिना चुप रह इस समय। धूला चुप तो हुआ, पर वह भी, अच्छा भाई यह लो मैं चुप हूँ, अब तो बस, कहने के बाद ही। पहला मुर्गा बोलने के पहले ही वे उधड़िया की सीमा पर आ पहुँचे। स्वागत करते हुए भूरे कुत्ते को पुचकारता हुआ कान्जी घूरे के पास वाली इमली के नीचे खड़ा हो गया। धूला का घर थोक के नाके पर ही था, इसलिए आगे के दरवाजे से जाने में भी कोई बाधा नहीं थी। फिर भी कान्जी ने धूला से कहा, अरे जाकर पीछे का दरवाज़ा खोल। और कुछ देर बाद हीरा से भी कहा, हीरा तू जाकर तब तक बाड़ में छेड़ी कर, उससे कुछ नहीं होने का। हाँ हाँ, तुम यहीं खड़े रहो, मैं छेड़ी करके बुलाता हूँ। कहता हुआ हीरा भी चला गया। बगलों में हाथ दबाए और सिर झुकाए खड़ी जीवी पैर के अंगूठे से जमीन कुरेद रही थी। कान्जी ने उसकी ओर देखा, पुकारा, जीवी। जीवी ने कोई जवाब न दिया। जैसे महुए से गिरते महुओं की टप टप आवाज़ सुनाई देती है, वैसे ही कान्जी को जीवी के झरते हुए आंसुओं की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जीवी के पास जाते हुए वह यूँ बड़बड़ा रहा था या मन में सोच रहा था, इसका तो खुद उसको भी पता न था। इस जन्म में तो तुझे अपने हाथों ही धकेलता हूँ, क्या करूँ।
उसने एक हाथ जीवी की पीठ पर से होकर उसकी बाह पर रखा और दूसरे से उसका सिर अपनी छाती से लगाया। जीवी की दबी हुई सिसकियाँ निकल पड़ी। रोते रोते हिचकियाँ बंध गई। क्षण भर के लिए कांजी की आंखों में आए आंसू सूख गए। अच्छा न लगता हो तो चल चलें, यह कहना चाहा, पर दूसरे ही क्षण बड़बड़ाया, नहीं नहीं। किसी के मुंह में रखे कोर और जीवी की ठोड़ी को ऊपर करते हुए गला साफ करके बोला, तू क्यों फिक्र करती है, मैं भी तो गांव में ही हूँ। दुनिया की नज़रों में हम भले ही अलग हों, पर कान्जी के कान में आवाज़ पड़ी, काना भाई। दरवाज़ा और धूला कान्जी की बाहों में जीवी को देखकर चुप हो गया। कान्जी ने जीवी को अपनी बाहों से अलग कर दिया, एक कड़ी नज़र धूला पर भी डाल ली। इतने में ही हीरा आ पहुंचा। धूला से कहा, मैं वहाँ तुझे घर में बुला रहा हूँ और तू यहाँ खड़ा है, और कान्जी की ओर देखकर बोला, लो चलो, कांटे निकाल दिए हैं। हीरा के कांटे निकाल दिए हैं वाक्य को सुनकर कान्जी को कुछ हंसी आ गई। एक भारी सांस लेकर बोला, अब मेरा यहाँ क्या काम, मैं भगत जी के यहाँ बैठा हूँ, कहकर उसने कदम बढ़ाया। उस समय उसे एक एक पैर मन मन का लग रहा था। भगत जी के ओसारे में पैर रखते ही कान्जी को खांसी आ गई। भगत जी को कुल बुलाते देखकर बोला, क्यों भगत जी, सो रहे हो या जाग रहे हो? भगत जी भूरे कुत्ते के भूखने से जाग गए थे। बैठे होते हुए बोले, जागते होने पर भी जागते रहने की ज़रूरत है, नींद में होने पर तो निर्भय रहते हैं। कहकर भगत जी खड़े हो गए। बगल में लगे अलाव पर बैठते हुए पूछा, क्यों, चैन चान है ना? तुम्हारा आशीर्वाद मिलने के बाद चैन चान ही है भगत जी, मुझे एक बार तमाकू पिलाओ ने। कहकर अलाव के पास बैठता हुआ कान्जी बड़बड़ाया, एक तो तमाकू पिए बिना मर गए। हुक्का भरते भरते हीरा भी आ गया। उसके पीछे सामने घर होने पर भी शायद ही कभी भगत जी के घर आने वाला धूला भी आ पहुंचा। जेब से तमाकू निकालकर हाथ बढ़ाता हुआ बोला, लो ये तमाकू रखो ने। कान्जी को हंसी आ गई। बोला, क्यों, ये कोई गधे की लीद तो नहीं भरी है? भगत जी का जी कुछ दुखी हुआ। कहा, यह बेचारा प्रेम से लाया है तो इसके ख़त्म हो जाने पर इसको रख लेना। कहकर धूला के हाथ से तमाकू लिया और अलाव के पास रख दिया। धूला भी धीरे से अलाव के सामने जम गया। उसे कुछ कहना था पर कह नहीं सकता था। उजेला होता तो भगत जी पहले ही बोल उठते, पर इस समय तो जब उसके शरीर की हलचल बेचैनी बढ़ी तभी उसके ध्यान में आया। बोले, तुम क्यों ठंडे होकर बैठे हो हीरा? घड़ी भर बाद तो 14 बीत जाएगी, 2 जनों को बुलाना हो तो बुलाकर फेर पटा विवाह विधि कर डालो न। फिर भगत जी ने आगे कहा, और उन 2 जनों का भी क्या काम है, हम हैं ही। हाँ, गीत गाने वाली 1-2 छोकरियाँ बुला लो। अपने से तो ये भी नहीं हो सकता कि उठकर पानी पी लें। कहता हुआ कान्जी भगत जी वाली खाट पर लंबा हो गया। हाँ हाँ काना भाई, तुम सो जाओ। कहकर खड़े होते हुए धूला ने हीरा से विनती की, हीरा भाई तो तू ही उठ भाई, अपने घर से कंकु भाभी और नथिया हीरा की बहन को बुला ला। उस तरफ वस्ता काका के यहाँ भी जरा कहते आना, और जीवी भाभी, जीवी नहीं को तो जरा खबर देनी ही पड़ेगी, इतना तो तू कर भाई। तंबाकू का घूंट लेता हुआ हीरा हंस पड़ा। फक से मुंह का धुआं बाहर निकल पड़ा। कुछ खांसी भी आ गई। भगत जी को हुक्का देता हुआ बोला, कहते हो ना कि धूला भोला है भगत जी, 2 के बदले 5 तो गिना दिए और अभी खड़ा होता हूँ कि इतने में ही देखना। ऐसा तो होता ही है भगत काका, पर यदि उस थोक के मुखिया के यहाँ खबर न की जाएगी तो कुछ बुरा लगेगा। बाकी बोहरे और उन सबको कौन बुलाता है? अच्छा, तू ज़्यादा सियानापन किए बिना जा और रोली, कलावा तथा अन्य जरूरी चीज़ें जुटा। कहकर हीरा उठा और अंगड़ाई लेते हुए भगत जी से बोला, यह तमाशा तो देखो भगत जी, ये नाई कहता है कि तुम मेरे नाई बन जाओ। कभी कभी ऐसा भी होता है। कहकर भगत जी हंसने लगे। नहीं भाई नहीं, तेरे लड़के का ब्याह हो तब देखना, यदि हुक्के की एक चिलम भी तुझे भरने दूं तो इस धूलिया के चाहे जो कहना। कहकर आंखें मटकाता हुआ धूला घर गया। किसी विचार में मग्न भगत जी थोड़ी ही देर बाद खड़े होते हुए बोले, मेरा तो तुमसे यही कहना है कान्जी कि यदि लाया है तो लाने की लाज रखना, और हाथ में लोटा तथा कंधे पर धोती डालकर ऐसा हो तो उस कोने में खाट बिछा ले। यहाँ तो अभी गड़बड़ होगी और जो नींद आई है वह भी उचट जाएगी। कहकर नित्य के नियमानुसार पर आज कुछ जल्दी नदी की ओर चल दिए। देखते देखते गांव की औरतों से धूला का घर भर गया। धूला का एक 10-12 वर्ष का भाई था। वह मुखिया और 2-4 अन्य पटेलों को बुला लाया। एक तो धूला का घर वैसे ही खाता पीता था और उसमें भी यह अवसर
हालांकि जीवी के पीहर वालों का कुछ विरोध था, लेकिन फिर भी यह तो था ही, एक रात में औरत की थी, उसमें भी हीरा जैसा उदार करता धरता मिला, तब फिर गुड़ बांटने में कैसे कमी रह जाती। इस बेमौसम के विवाह का आनंद लूटते युवक और युवतियों की शीतल प्रभात की बुलंद आवाज़ ने आसपास की सीमा और नज़दीक के गांव को यूं विचार मग्न कर दिया। अरे भाई, इस उधड़िया में मुर्गा बोलते ही यह जो गीतों की झड़ी लग रही है सो क्या है? और इसका जवाब देने वाला सामने वाले श्रोता भी प्रश्न ही पूछता था। किसी के यहाँ लड़का हुआ होगा, और तो क्या हो सकता है। हाँ भाई, उधड़िया के जवानों का भला क्या पूछना, साले ब्याह तो करेंगे दरअसल गुड्डों का, और ठाठ ऐसे रोपेंगे जैसे इकलौते लड़के का ब्याह हो रहा हो। कोई अनुभवी कहता तो दूसरा अपनी जवानी की याद करता हुआ बताता होगा, यदि कुछ न मिले तो ऐसा आयोजन करके गीत गाने में बुराई ही क्या है। लेकिन जब यही प्रश्न गांव वालों के मन में भी उठता था, दूर वालों की तो बात ही क्या करना। जो जागता वही अड़ोसी पड़ोसियों को जगाता। वे तीसरे से पूछते और होते होते उसका निराकरण करने के लिए 2-4 का झुंड बनाकर दूल्हा के यहाँ आ पहुँचता। एक बड़ी परात में गुड़ भरकर पोरी में ही खड़ा हुआ हीरा आने वाले की अंजलि में गुड़ रखते हुए जवाब देता, किस बात का, ये घर में जाकर देखो। बहुतों को तो ये अचानक होने वाला रामलीला का खेल सा लगता था। दूल्हा का चेहरा और पोशाक भी रामलीला के विदूषक के अनुरूप ही थे। मार्किन का बिना धुला हुआ फूला हुआ साफा, दिवाली पर पहनने को सिलाकर रखा हुआ नया अंगरखा और शरीर के साथ मेल खाने से इनकार करती हुई मादरपाट मोटा कपड़ा की मांडीदार अकड़ती हुई धोती आदि पोशाक। दूल्हा की यह पोशाक मजदूरी के फटे टूटे कपड़ों में नींद से सीधे उठकर आने वाले गांव के लोगों से उसे बिल्कुल अलग कर रही थी। के अतिरिक्त अंगूठे से लगाया गया गाढ़ी रोली का लंबा तिलक, उस पर चिपकाए मुट्ठी भर चावल और गले में कलावे की 4-5 आंटियों का हार, इन सब वस्तुओं ने मिलकर जैसे दूल्हा का रूप ही बदल दिया था। दाएं हाथ की कलाई में कलावा बांधने वाले ने भी हीरा ही था, कोई कंजूसी नहीं की थी। परंतु इसमें हीरा का दोष न था, उसने तो पहले नियम अनुसार 2 ही धागे बांधे थे। पर दूल्हा बोला, कलावा खर्च होने से न डरना दूल्हा भाई, घर में दूसरी गुच्छी है। हीरा को गुस्सा आया और 3 अंगुल के बराबर कलाई भरकर दूल्हा की इच्छा पूरी की। घर में भरी हुई स्त्रियां, वर तथा कन्या यूं 2 पक्षों में बंटकर एक दूसरे को गाली गाती और उसके बाद सीख भरे गीतों की बौछार करती। ओसारे में गांव के अधेड़ और वृद्ध इसकी चर्चा करने के बाद कि ये बात कैसे बनी। हीरा, कान्जी तथा भगत जी की इसलिए कि उसके बिना कान्जी तथा हीरा में ये काम करने की सामर्थ्य नहीं थी। प्रशंसा करते, कुसुम्बा घोलते और हुक्का गुड़गुड़ाते बैठे थे। जबकि आंगन की धरती ऐसी धमक रही थी कि उसकी धमक से ही जवानी से हाथ धो बैठने वाले स्त्री पुरुष भी अंधेरे का लाभ उठाकर जाती हुई जवानी का आनंद लेने के लिए घेरा बनाते जा रहे थे। दिन निकलने के साथ ही आदमियों को होश आया, मुझे तो अभी धार काटनी है। धार काटनी, दूध दूहना। अरे मेरे तो चुटकी भर भी आटा नहीं, तो कोई हाय हाय मेरी तो छोरी रो रो कर मर गई होगी, कहती हुई खड़ी हुई। वो सारे वाले भी अफीम के नशे में तो नहीं, क्योंकि उसके आने में अभी देर थी, पर अच्छी तरह खाने की तरंग में बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने दया की, नहीं तो धूलिया रह ही गया था। तो कोई भगवान उसकी बेल बढ़ावे और सुखी रखे। ऐसे आशीर्वाद के साथ हुक्का गुड़गुड़ाते घर की ओर चलने लगे। आंगन की घूमर, गीत गाते समय स्त्रियों का गोल घेरे में घूमना भी बंद हो गई थी। विदा देने को खड़े दूल्हा पर 2-4 स्त्रियों की नज़र पड़ी तो वे खड़ी खड़ी रह गई और दूल्हा की ओर देखकर गाने लगी। सुन रे छिनार के छोरा सीख देती हूँ, कूड़े का टोकरा अपनी अम्मा को सौंपना, खाना बनाना मेरी जीवी बहन को सौंपना। सुन रे छिनार के छोरा सीख देती हूँ, पानी की जेहर अपनी भौजाइयों को सौंपना, ताला और कुंजी मेरी जीवी बहन को सौंपना। सुन रे छिनार का छोरा सीख देती हूँ। और यह सुनकर अनजान गांव, अनजान घर और अनजान आदमियों में आ पड़ी जीवी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। एक ही व्यक्ति परिचित था, परंतु अरे कान्जी कहाँ गया, जैसे प्रश्न में लिए गए उसके नाम के अतिरिक्त वह तो कहीं दिखाई तक नहीं देता था। देता भी कहाँ से। खाट की इस पार्टी से उस पार्टी तक करवटें बदलने वाले कान्जी को स्वयं ही भय था, बिना देखे ही अपनी शक्ल के बारे में विश्वास था कि इतने आदमियों में किसी के भी सामने वह चुगली खाए बिना न रहेगी। फिर भले ही वह हंसे या न हंसे, बोले या न बोले।